हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो या नहीं जानते हो तो बता दूं आपके लिए कि आपके लिए यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए कुछ कुछ टॉपिक आपके लिए कराए जा रहे हैं। अभी यूनिट 1 का टॉपिक आपके लिए चल रहा है, मध्य पाषाण काल। हमने पूरा पाषाण काल किया था। इसके पहले हमने जो आपकी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी शब्दावलियां होती है उनको किया था हमने। और साथ ही साथ हमने टॉपिक किया था कि किस प्रकार से इतिहास को पढ़ते हैं। हाँ, इतिहास के पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों के बारे में जाना था। और एक क्लास का जो कंटेंट बनाया गया ना आपके लिए, इस तरीके से बनाया गया कि आप इसको एक बार सुन लो या पढ़ लो तो बहुत आसान भाषा में कवर हो जाएगा। एक हाई लेवल कंटेंट बनाया गया है, बहुत शानदार कंटेंट बनाया गया है। यदि आप क्लास एक बार देख लेते ना किसी टॉपिक पे, तो आपका वो टॉपिक बहुत अच्छे से पूरा कवर हो जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस कंटेंट को आप देखो, इसको आज पढ़ना, 1 घंटे की क्लास में बैठो। कैसे आपको पूरा चीज याद नहीं होता क्लास में, और बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंट किया है। जो आपकी लैंग्वेज एग्जाम में होती है वही लैंग्वेज यहाँ पे रखी गई है। तो शुरुआत करते हैं मध्य पाषाण काल की। देखते हैं मध्य पाषाण काल है क्या। अगर आपको पता होगा, स्टोन एज हम लोग पढ़ते हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लोअर पैलियोलिथिक, मिड पैलियोलिथिक और आपका अपर पैलियोलिथिक। इसको हम लोग कर चुके थे कल। आज क्या कर रहे हैं, मेसोलिथिक एज को हम लोग कर रहे हैं। मेसोलिथिक एज को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्लास पूरी बाइलिंगुअल होती है, हिंदी इंग्लिश में कंटेंट है, ठीक है। चलो बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल का प्रारंभ लगभग कब 15,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। मध्य पाषाण काल में शिकार संग्रह जीवन से स्थायी जीवन की ओर संक्रमण चल रहा था। क्या, जो पहले लोग गैदरिंग करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे, अब वो लोग धीमे धीमे स्थायी जीवन की ओर प्रवास कर रहे थे। और स्थायी जीवन कब होगा, जब आपको एग्रीकल्चर दिखेगा, जब आपको क्या दिखेगा, जब आपको पशुपालन दिखेगा, जब आपको मकान दिखेंगे, स्थायी भवन आपको दिखेंगे। तो संक्रमण कर रहे थे, स्थायी जीवन में परिवर्तन नहीं होता। स्थायी जीवन को संक्रमण मतलब कि एक ऐसा काल है मध्य पाषाण काल, एक ऐसा काल है मध्य पाषाण काल जहां पर लोगों ने बहुत कुछ ऐसा सीखा जिसके बाद मनुष्य सीधा स्थायी जीवन में दिखाई देता है। क्या, स्थायी जीवन में दिखाई देता है। अब नव पाषाण काल पढ़ेंगे तो नव पाषाण कालीन मानव की विशेषता क्या होगी कि वो कृषि करना जानता है, खेती करना जानता है। लेकिन वो एक दिन में सीख क्या होगा। मैंने बोला कि भाई यहाँ से नवपाषाण काल शुरू हो गया तो क्या यहीं पे सीख गया होगा, नहीं। इस काल में सीखा तभी जाके यहाँ पे उसने वो काम करना शुरू किया। तब इस शून्य स्तर पर बिल्कुल निम्न स्तर पर में ऐसी क्रियाविधि दिखाई देती है जिससे मनुष्य का स्थायी जीवन शुरू होता है। इसलिए यहाँ पे शब्द क्या प्रयोग किया गया, संक्रमण यूज किया गया है, ठीक है ना। इस काल में मानव समाजों में विविध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। लोगों ने छोटे जानवरों, छोटे पौधों और जल जीवों पर अधिक निर्भर होने लगे थे। अब क्या, लोगों के पास ऑप्शन हो गए खाने इत्यादि में। यह काल तकनीक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। कैसे माना जाता है देखते हैं हम लोग। जैसे कि तकनीकी प्रगति, तो मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ औजारों का विकास होता है। माइक्रोलिथ, मैक्रोलिथ माइक्रोलिथ है, जी ना। ग्राउंड स्टोन औजारों का उपयोग भी प्रारंभ हुआ। इन औजारों ने, ग्राउंड स्टोन मतलब क्या है, जो पत्थर जमीन में पड़े हुए हैं उनसे, ग्राउंड स्टोन मतलब कि जो पत्थर जमीन पर पड़े हुए हैं, ग्राउंड पर पड़े हुए हैं, उनको उठाकर औजार बनाना, तो ग्राउंड स्टोन। अब लोगों को बड़ा पत्थर नहीं चाहिए, कोई विशेष पत्थर नहीं चाहिए, चूना पत्थर नहीं चाहिए, क्वार्टेज पत्थर नहीं चाहिए। जो पत्थर जमीन में पड़ा हुआ है ना उसी को प्रयोग करके औजार बनाना, ग्राउंड स्टोन, ठीक है। इन औजारों ने शिकार और खाद्य प्रसंस्करण को भी अधिक प्रभावी बनाया। मानव ने पर्यावरण के अनुसार कई तकनीकें अपनाई। इस काल में देखो जलवायु परिवर्तन का काल था, तो जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होती है, जैसे जैसे जीवों का परिवर्तन होता है, मनुष्य के जीवन यापन में भी चेंज होता है, तकनीकी में भी चेंज होता है। कला और संस्कृति में कैसे चेंज होता है, तो भारत में मध्य पाषाण काल में मानव गुफा पर चित्र और शैलकला का निर्माण किया गया। ये चित्र सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रदर्शित करते हैं। इन चित्रों में शिकार के चित्र भी हैं, नृत्य के चित्र भी हैं और दैनिक गतिविधियों का चित्रण आपको मिलता है। यह काल मानव की मानसिक और सांस्कृतिक उन्नति को दर्शाता है। क्या, मानव की मानसिक व सांस्कृतिक उन्नति को दर्शाता है। पाषाण काल की कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे आपको एशियर कलाइकल महोदय कर ना, एशियर कलाइकल ने विंध्य पहाड़ियों में छोटे पत्थरों के औजार खोजे थे। वहां पे हमने किसको देखा था, रॉबर्ट बुशफोर्ड को देखा था पुरापाषाण काल में, याद है कि नहीं याद आपको। और अतिरपक्कम में कुल्हाड़ी खोजी थी उन्होंने। तो ऐसे ही एशियल कलाइकल ने विंध्य पहाड़ियों में छोटे पत्थरों के औजार खोजे। इसके बाद भारत में मेसोलिथिक शब्द का प्रयोग शुरू होना, इसके बाद भारत में मेसोलिथिक मतलब कि मध्य पाषाण काल का शब्द प्रयोग होना आरंभ हुआ। यह काल पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच संक्रमण काल माना गया है। क्या, ट्रांजिशनल फेज माना गया है, ठीक है।
औजारों की विशेषता क्या थी इस काल में? मध्य पाषाण काल जो औजार थे आकार में छोटे होते थे, आकार सामान्य था, 1.6 सेंटीमीटर से कम होता था। औजारों की में अर्धचंद्राकार, त्रिभुज और चाकू आकार के उपकरण भी शामिल थे। इन औजारों पर पॉलिश या घिसाई नहीं की जाती। अभी क्या पॉलिश या घिसाई नहीं की जा रही है, ठीक है ना, याद रखना। ब्राउन महोदय क्या बोलते हैं? यूरोप में भी इसी प्रकार के औजारों की खोज की गई है। इंग्लैंड के ईस्टर्न डीन और सेक्सेक्स में ऐसे प्रमाण मिले हैं। इन खोजों ने सांस्कृतिक संक्रमण को प्रमाणित किया है। पियट का योगदान, पियट महोदय क्या बोलते हैं? 1895 में मस्जिद अजल की खोज के बाद मेसोलिथिक शब्द का प्रयोग हुआ है। पियट ने इस शब्द को यूरोप में प्रसिद्ध बनाने में योगदान दिया। किसको? मेसोलिथिक को, ठीक है ना, मध्य पाषाण काल को। क्लार्क क्या बोलते हैं? क्लार्क ने मध्य पाषाण काल को शिकारी संग्राहक संस्कृति के रूप में परिभाषित किया है। क्या? मध्य पाषाण काल को शिकारी और संग्राहक के रूप में परिभाषित किया है। देखो आप गौर से देखो, पैलियोलिथिक काल में मनुष्य क्या था? पूर्णतः मतलब मुख्य रूप से संग्राहक था। यहाँ पे शिकारी और संग्राहक हो गया। आगे क्या होगा? शिकारी संग्राहक प्लस उत्पाद होगा। शिकारी संग्राहक और उत्पादक हो जाएगा। इतने छोटे छोटे वर्ड हम लोग पकड़ रहे हैं। यह पुरापाषाण और नवपाषाण काल की भी संस्कृति थी। इसकी विशेषता विशिष्ट निर्वाह पद्धति थी। क्या? विशिष्ट जीवन निर्वाह पद्धति थी। बात करते हैं भू कालक्रम के अनुसार, तो प्लेस्टोसीन युग का अंत लगभग 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। और मध्य पाषाण काल लगभग 95,000 ईसा पूर्व प्रारंभ माना जाता है। यह काल लगभग 6,000 से 5,000 ईसा पूर्व में कृषि के विकास के समाप्त हुआ। कृषि के विकास के साथ समाप्त हुआ, मतलब कि मध्य पाषाण काल की अंतिम अवस्था में हमें खेती के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और इसी में आप मेहरगढ़ में, इंडिया में मेहरगढ़ में आप देखोगे खेती आपको मिलेगी। यह काल मानव सभ्यता के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण संक्रमण काल था। पश्चिम एशिया क्षेत्रीय शब्दावली की बात करें तो पश्चिम एशिया और अफ्रीका में मध्य पाषाण काल को अनुपुरा पाषाण काल भी कहते हैं, कहा जाता है। कहाँ पे? पश्चिम एशिया और अफ्रीका में मध्य पाषाण काल को अनुपुरा पाषाण काल कहा जाता है, एपी पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। यह शब्द पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच संक्रमण को दर्शाता है। अफ्रीका के कुछ क्षेत्र में से उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है, ठीक है ना, लेटर स्टोन एज कहा जाता है। ऐसे क्षेत्रों में वास्तविक नवपाषाण संस्कृति का विकास नहीं हुआ था, जहां पे इन शब्दों का प्रयोग किया था। तो देखो मध्य पाषाण काल के अलावा इन शब्दों का प्रयोग भी अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। क्या आपने पढ़ा था? कभी नहीं। भारत में इसे सामान्यतः सूक्ष्म पाषाण संस्कृति माइक्रोलिथ कल्चर के नाम से जानते हैं। इसका आकार, इसका कारण क्या है बेटा? इसका कारण छोटे पत्थरों के औजार की व्यापकता है, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे शब्दावली का प्रयोग करते मिल गया। पर्यावरण में परिवर्तन होता है और अनुकूलन एडोप्टेशन कैसे होता है? तो लगभग 10,000 वर्ष पूर्व जब प्लीस्टोसिन युग से होलोसिन युग में परिवर्तन हो रहा था। क्या? प्लीस्टोसिन युग में होलोसिन, आपको याद है कल पढ़ा था अपन ने, सेनोजोइक कल्प। क्या? सेनोजोइक कल्प पढ़ा था हमने। इसको क्वाटरनी, टर्सरी और क्वाटरनी में डिवाइड करते हैं। इसको अपन प्लीस्टोसिन, होलोसिन में डिवाइड करते हैं। फिर हमने मानव देखे थे कि यहाँ पे ऑस्ट्रोपिथेकस मानव दिखता है, यहाँ पे होमिनिड दिखते हैं, होमो हैबिलिस दिखते हैं, फिर यहाँ पे होमो सेपियंस दिखते हैं। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अपन? याद करो, याद करो, कल अपन ने पढ़ा था, रिवाइज किया था। कल मैंने चार्ट बनवाया तो आपसे बोला था एक चार्ट को बना के दीवार पे चिपका लेना। कहा तो नहीं था? आप कह रहा हूँ एक चार्ट को बना के दीवार पे चिपका देना, आपको चीज लाइफ टाइम याद आ जाएगी। वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा जब उसको 5-6 बार आप लोग देख लोगे, ठीक है ना। इस परिवर्तन के कारण क्या हुआ बेटा? महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन हुआ। मानव समाजों को नए पर्यावरणीय परिवर्तन के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करना पड़ा। डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत भी कल पड़ा था। यहाँ पे एग्जाम्पल आता वीरभानुपुर का, कि वीरभानुपुर कहाँ पे बेटा? पश्चिम बंगाल में एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालिक स्थल। कहाँ पे बेटा? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों भैया? यहाँ पर पहली बार भाजपा सरकार बनी है। 8वें सीएम के रूप में दादा ने शपथ ली है, ठीक है ना। नाम क्या है दादा का बताओ? मृदा विश्लेषण से पता चलता है कि इस काल में शुष्कता बढ़ गई थी। पहले क्या थी? आपकी आर्द्रता थी, अब शुष्कता बढ़ रही है। यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को महत्वपूर्ण प्रमाण है। परिवर्तन के प्रभाव का महत्वपूर्ण प्रमाण कहाँ पे? वीरभानुपुर, याद रखना। डिडवाना, डिडवाना राजस्थान में है, एक पुरातात्विक स्थल है। पराग अध्ययन से इस काल में अधिक वर्षा के प्रमाण मिलते हैं। आप देखो, सुनना, पहले यहाँ पे क्या है? आज यहाँ पे क्या है भैया? आज देखो वीरभानुपुर में पूरा नदी क्षेत्र है, आपकी आर्द्रता है। यहाँ पे क्या हुई? शुष्कता बढ़ी, आर्द्रता कम हुई। वैसे यहाँ पे क्या हुई है? तो आज जंगल प्रदेश, पूरा रेगिस्तान है। राजस्थान का डिडवाना, सांभर झील जहाँ के आसपास में नमक मिलता है, रेगिस्तान मिलता है, वहां पे एक समय क्या था? आर्द्रता बहुत अधिक थी, अधिक वर्षा के प्रमाण मिलते हैं। यह दर्शाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन अलग अलग थे। खेती जलवायु की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में
प्रारंभिक होलोसोन युग कैसा था? गर्म और आर्द्र जलवायु थी। लगभग 3000-4000 वर्ष पूर्व यहाँ पे सूखा प्रारंभ हुआ था। इन परिवर्तनों ने मानव जीवन और संसाधनों के उपयोग को प्रभावित किया। तकनीकी प्रगति की बात करो, माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल में क्या तकनीकी प्रगति होती है? माइक्रोलिथ यहाँ पे आते हैं। माइक्रोलिथ छोटे और कुशलता से बनाए गए पत्थर के औजार थे। इनका उपयोग शिकार, काटने और शिल्प कार्यों के लिए किया जाता था। ये औजार तकनीकी दक्षता और नवाचार को दर्शाते हैं। पटने, इसको पाटने ही बोलते हैं, पाटने ही बोलते हैं, पाटन भी बोलते हैं, पटनी भी बोलते हैं। कहाँ पे? पाटने, महाराष्ट्र में। पाटने महाराष्ट्र के औजारों में आकार में क्रमिक कमी दिखाई देती है। मतलब पहले आकार बड़ा था, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। आकार में क्रमिक कमी दिखाई दे रही है। कहाँ पे? पटना महाराष्ट्र के औजारों में। तकनीकी विकास और अधिक परिष्कृत औजार का प्रमाण है। पाषाण से तुलना करें हम लोग, उच्च पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण की तुलना करें तो मध्य पाषाण और मध्य पाषाण औजार उच्च पुरापाषाण औजार की तुलना में छोटे और अधिक परिष्कृत थे। यह पुरापाषाण चरण को चिन्हित करता है। ठीक है ना? माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ का महत्व, तो माइक्रोलिथ तकनीकी विकास का महत्वपूर्ण संकेतक है। ये पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति मानव अनुकूल को दर्शाते हैं। इनसे शिकार और खाद्य संग्रह की दक्षता बढ़ी। अब देखो, आपको यहाँ पे पर्चिंग पक्षी दिखेंगे, ठीक है, आपको उड़ने वाले पक्षी दिखेंगे। यहाँ पे आपको नदी में, तालाब में मछलियां दिखेंगी। अब उनको मारना तो बड़े पत्थर से मार नहीं पाओगे। आपको दौड़ते हुए जानवर को मारना है तो आपको बड़ा पत्थर नहीं चाहिए, छोटा पत्थर चाहिए। क्या चाहिए? छोटा पत्थर। जैसे ही जलवायु गर्म होगी तो भैया बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो नम क्या मिलेगी? जमीन मिलेगी। वहां पे घास इत्यादि आएगा, घास के मैदान बनेंगे। तो जो घास खाने वाले जानवर होते हैं वो तेज दौड़ते हैं, दौड़ते कि नहीं? उनको मारने के लिए अब तुम बोलो भैया 50 किलो का पत्थर लेके उनके पीछे भाग रहा है, पकड़ो 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 पकड़ो, नहीं पकड़ पाएंगे। उनके लिए क्या चाहिए हमें? तबड़क तबड़क तबड़क, तेज दौड़, घोड़े जैसे दौड़ने वाले, मतलब कि छोटे छोटे पत्थर चाहिए जिनको फेंक के मार सकते हैं। ठीक है ना? बागौर और माइक्रोलिथ उद्योग दो। बागौर में, बागौर एक साइड है ना, मध्य पाषाण कालीन। ये शहरों के नाम बागौर याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना? पाटन याद कर लेना, आपको डिडवाना याद कर लेना, बीरवानपुर याद कर लेना। ये लोकेशन है किसकी? मध्य पाषाण काल की है। लास्ट में मैंने एक साथ रखी है चार्ट बना के, बट यहाँ पे आपको याद करते चलना, ठीक है ना? बागौर में माइक्रोलिथ उद्योग मिलता है, ठीक है ना? ये समृद्ध, यहाँ पे समृद्ध है, मतलब बहुत सारे माइक्रोलिथ उपस्थिति मिलती है। बागौर स्थल पर बड़ी संख्या में माइक्रोलिथ की प्राप्ति होती है। यहाँ उपकरण और निर्माण अवशेष पूरे स्थल पर समान रूप से वितरित पाए गए हैं। प्रथम चरण में माइक्रोलिथ का घनत्व 45 से 50% तक पाया गया है। यह स्थल मध्य पाषाणकालीन तकनीकी विकास का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। कच्चा माल क्या था? क्वार्टजाई और चट के पत्थर बनते थे। क्वार्टर्स और चट के पत्थर बनते थे। स्थानीय उपलब्धता के कारण क्वार्टर्स के पत्थर अधिक मात्रा में प्रयोग होते थे। तो से छोटे और तीक्ष्ण औजार बनाए जाते थे। उपकरणों के प्रकार बात करें तो बागौर से 40 से अधिक प्रकार के माइक्रोलिथ औजार पहचाने गए हैं। ब्लेड, त्रिकोण, अर्धचंद, अनुप्रस्थ तीर के सिरे मिले, ऐसे कुछ बने हुए हैं। ठीक है ना? ये औजार शिकार और दैनिक कार्यों के लिए प्रयोग होते थे। तकनीकी विशेषताओं की बात करें तो बागौर उद्योग मुख्यतः ज्यामितीय माइक्रोलिथ पर आधारित था। इनका मुख्य उद्देश्य शिकार गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाना था। अधिकांश औजार का आकार 5 से 20 था। इन औजारों में उच्च स्तर की शिल्प दक्षता दिखाई देती है। उद्योग, बागौर उद्योग मोरहना पहाड़ जैसे अन्य भारतीय स्थलों के बराबर माना जाता है। ठीक है ना? मैक्रोलिथ की बात करें तो मैक्रोलिथ माइक्रोलिथ की तुलना में बड़े औजार हैं। ये औजार ऊपरी पुरापाषाण परंपराओं को, निरंतरता को दर्शाते हैं। मतलब पहले से जो आपके औजार चले आ रहे थे उसी निरंतरता को दर्शाते हैं। मैक्रोलिथ औजार की प्रकार करूँ, जहाँ पे खुरचनी मिलेगी, कुल्हाड़ी मिलेगी, कुदाली, गैंती जैसी भारी चीजें मिलेंगी आपको। इनका उपयोग लकड़ी काटने के लिए और वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता था। निर्माण तकनीक की बात करें तो ये औजार चकमक पत्थर से बनाए जाते थे। पत्थरों के किनारों को छीलकर आकार देकर तैयार किया जाता था। कुल्हाड़ियों और कुदालों के किनारे अनुप्रस्थ होते थे। गैंती के किनारे नुकीले बनाए जाते थे खुदाई के लिए। हत्थों का प्रयोग बड़े औजारों में क्या? लकड़ी के, हड्डी के, सींग के इत्यादि के क्या लगाए जाते थे? हत्थे लगाए जाते थे। इनसे क्या औजारों की कार्य क्षमता बढ़ जाती थी। हड्डी और सींग के औजार, तो हड्डी के औजार, हड्डी के हार्पून, मछली पकड़ने के कांटे और छेनी बनाए जाते थे। ये औजार प्रायः लंबी हड्डियों के बनाए जाते थे। इनका उपयोग मुख्यतः मछली पकड़ने और काटने में होता था। सींगों के औजार, सींगों को काटकर कुल्हाड़ी और कुदाल जैसी चीजें बनाई जाती थी। इनका उपयोग पत्थर के औजारों के हत्थे के रूप में किया जाता था। पशु सींग और दांत का उपयोग, पशुओं के सींग और दांत काटकर औजार बनाए जाते थे। इनका उपयोग मिश्रित औजारों में किया जाता था। मिश्रित औजार कैसे भैया? एक लकड़ी ली, उसमें दांत लगा दिए, मजबूत होता है, बारीक होता है, तो किसी को पकड़ने के लिए, टोकने के लिए, पीटने के लिए, एवं सामग्री को जोड़कर एक औजार बनाने में तैयार किया जाता था। ठीक है ना? कील के रूप में
मध्य पाषाण काल की अर्थव्यवस्था बसती है। तो देखो हमने क्या माइक्रोलिथ भी देख लिया और मैक्रोलिथ भी देख दिया, कैसे बनते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं, उनके उदाहरण क्या है, विभिन्न वस्तुओं के देख लिए हमने कि हड्डी और सींग के औजार कैसे बनते हैं, दांतों के औजार कैसे बनते हैं, ठीक है। मध्य पाषाण काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी, बस्तियां कैसी थी, यहाँ पे जीवन शिकार और संग्रहण, हंटिंग एंड गैदरिंग पर चलता था। मध्य पाषाण काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः शिकार और संग्रह, हंटिंग एंड गैदरिंग पर काम करती थी। यह व्यवस्था पुरा पाषाण काल से मिलती जुलती है। हालांकि इस काल में अर्धगतिहीन जीवन की प्रवृत्ति दिखाई देती है, अर्धगतिहीन जीवन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। मानव समूह कुछ समय तक एक ही स्थान पर रहने लगे थे। अब क्या, मानव समूह एक कुछ समय तक के लिए स्थान पर रहने लगे थे। पशुपालन की शुरुआत, वो सबसे महत्वपूर्ण बात, पशुपालन की शुरुआत। कुछ मध्य पाषाण समुदायों ने पशुओं को पालतू बनाना आरंभ कर दिया। एक कृषि और स्थायी जीवन की दिशा में प्रारंभिक कदम आपका माना जाता है। पशुपालन में मानव जीवन में आर्थिक स्थिरता लाने में मदद की। भैया पशुओं को जहां मिल जाएगा तो पशुओं से खाना मिल जाएगा, लंबे समय तक शिकार नहीं करना पड़ेगा, तो हम एक जगह पे रह सकते हैं, तो हमारे पशु खत्म नहीं हो जाते है कि नहीं। मिट्टी के बर्तनों की बात करें तो मध्य पाषाण स्थलों पर सामान्यतः मिट्टी के बर्तनों का अभाव मिलता है, सामान्यतः अभाव मिलता है। हाँ, यह दर्शाता है कि इस काल में पूर्ण विकसित कृषि समाज नहीं बन पाया था। भाई अब खेती होगी तभी तो मिट्टी के बर्तन होंगे, पानी इकट्ठा करना होगा, बीज इकट्ठा करना होगा, खाना पका के खाना होगा, है कि नहीं। तो इससे पता क्या चलता है भैया, मतलब आपको व्याख्या करना भी सिखा रहा है, एक कंटेंट आपको व्याख्या करना सिखा रहा है कि अगर मिट्टी के बर्तनों का अभाव है तो हम कह सकते हैं भैया यहाँ पे एग्रीकल्चर समाज आपकी नहीं थी, ठीक है ना। महत्वपूर्ण उदाहरण की बात करूं तो लंगनाज, लंगनाज गुजरात में मिट्टी के बर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। कैमूर में मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं। ये स्तर मध्य पाषाण से नव पाषाण की ओर संक्रमण को दर्शाते हैं, लंगनाज और कैमूर। आगे बात करते हैं हम लोग बस्तियों का विकास। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण नए क्षेत्रों का विस्तार हुआ। अनुकूलन पर्यावरणीय परिस्थितियों ने नई बस्तियों के विकास को प्रोत्साहित किया। मानव समूह ने नदियों, झीलों और वन क्षेत्रों के निकट बसने लगे थे। जटिल सामाजिक संरचनाएं, तो मध्य पाषाण काल में सामाजिक संरचनाएं जटिल होने लगी थी। दफनाने की प्रथाएं सामाजिक धार्मिक विश्वासों को दर्शाते हैं। अब उस टाइम में लिखित साक्ष्य तो मिले नहीं है कि हम अनुमान लगा लें, तो यहाँ पे जो दफनाने की प्रथा है उनसे सामाजिक और सामाजिक बदलाव और धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। भैया उनके साथ वस्तुएं रखी जा रही हैं। अब वस्तुएं रखी जा रही है मतलब परलोक की बात कर रहे हैं, धार्मिक विश्वास हो गया, ठीक है ना। किसी को आधा दफनाया जा रहा है, किसी को पूरा दफनाया जा रहा है। दूसरी बात, किसी के साथ महंगी वस्तुएं, किसी के साथ छोटी वस्तुएं, किसी का औजार अधिक है, किसी का औजार नहीं है, किसी का जानवर दफनाया जा रहा है, किसी को सिंगल दफनाया जा रहा है, किसी को फैमिली के साथ, किसी को उल्टा, किसी को सीधा, अलग अलग प्रकार से दफनाया जा रहा है। तो सामाजिक प्रथाओं की जानकारी मिलती है यहाँ से, ठीक है ना। जैसे सराय नहर राय और महादहा, मैं दहा, सराय नहर राय और मैं दहा। सराय नहर राय और मैं दहा महत्वपूर्ण मध्य पाषाण काल के स्थल है। इन स्थलों से मानव दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दफनाने की प्रथाओं से मृत्यु संबंधी अनुष्ठानों की जानकारी मिलती है कि मृत्यु संबंधी अनुष्ठान कैसे है। कब्र सामग्री, कब्रों में औजार और पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई है। यह परलोक संबंधी विश्वास के संकेत देते हैं। यह धार्मिक और सांस्कृतिक सोच के विकास को दर्शाता है। कला और प्रतीकात्मकता की बात करें तो मध्य पाषाण काल के लोगों ने शैल कला और चित्रकला का विकास किया था। उन्होंने नक्काशी और प्रतीकात्मक चित्रों का निर्माण किया था। यह मानसिक और सांस्कृतिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण है। अब देखो उस टाइम पे मनुष्य तो बना नहीं पा रहा है, अब कोई शिकार कर रहा है, अंकित जा रहा है शिकार करने के लिए, तो वो अंकित का चित्र नहीं बना पा रहा था, ऐसे रेखा चित्र बना दिया। क्या कर दिया, ऐसा रेखा चित्र बना दिया, हाथों में हथियार लिए दौड़ते हुए भाग रहा है। किसके पीछे, आपके पीछे, भैया पढ़ लो, आपके पीछे पढ़ लो, ठीक है ना। मेट का इसका एग्जाम्पल है। भीममेट का मध्य पाषाण कला का प्रमुख उदाहरण है। यहाँ से पशुओं, शिकार दृश्यों और अमूर्त डिजाइनों का चित्र मिलता है। ये चित्र मानव जीवन और सांस्कृतिक गतिविधियों को दर्शाते हैं। ज्यामिति, पैटर्न और मुखौटे, तो मध्य पाषाण काल में ज्यामिति आकृतियां प्रमुख है। मुखौटे पहनना मानव आकृतियों पर भी चित्रित है। यह संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों और नृत्यों का संकेत देता है। प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक सोच के विकास को बढ़ावा दर्शाता है। कृषि की ओर संक्रमण, तो मध्य पाषाण काल मानव समाज धीरे धीरे क्या, कृषि की ओर बढ़ने लगा था। यह परिवर्तन शिकार संग्रह आधारित जीवन से स्थायी जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। कुछ स्थलों पर कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जैसे चौपानी मांडो। चौपानी मांडो बिलन घाटी में एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण काल का स्थल है। यहाँ से जंगली चावल के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं, मतलब जंगल में पैदा हुआ चावल। हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तनों पर डोरी से बने पैटर्न पाए गए हैं। ये साक्ष्य प्रारंभिक कृषि और खाद्य भंडारण की ओर संकेत देते हैं। आवासीय संरचनाओं की बात करें तो उत्खनन में गोलाकार झोपड़ियों के अवशेष मिले हैं। चूल्हे और भंडारण डिब्बों के पानी मिले, कहां से, चौपानी मांडो से। यह स्थायी और अस्थायी जीवन शैली को संकेत देता है। कहां पे, चौपानी मांडो। फूड प्रोसेसिंग, तो चौपानी मांडो में खाद्य प्रसंस्करण के प्रमाण मिले हैं।
घास फूस की झोपड़ी और पीसने वाले पत्थरों का उपयोग भी किया जाता था। ये दर्शाता है कि मानव भोजन तैयार करने और संग्रहित करने में तकनीक विकसित कर रहा था। बागौर लोगों के जीवन निर्वाह तो चरण एक, अब देखो बागौर में कैसे चेंज होता है। बागौर में बहुत लंबे समय तक चेंज होता है, बागौर में एक बहुत लंबे समय तक जीवन काल मिलता है। तो इस चरण में 8000 से 28 ईसा पूर्व की बात करते हैं। इस चरण में अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी। यहाँ पे जानवरों की हड्डियों, माइक्रोवेव औजारों की अधिकता शिकार की महत्ता को दर्शाती है। इस क्षण में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कृषि का। कब की बात करें? मध्य पाषाण काल की। जब 2800 से 600 ईसा पूर्व में आते हैं तो शिकार की भूमिका धीमे धीमे कम हो जाती है। जानवर की हड्डियां और पत्थर के औजार कम हो जाते हैं। खाद्य उत्पादन की ओर संकेत बढ़ते हुए रुझान दिखाई देते हैं। जब ठीक ना, ठीक, तो दो स्टॉप हमने देखे बागौर के। बात करते हैं नई विशेषता, तो मिट्टी के बर्तन, धातु के औजार, आभूषणों का उपयोग बढ़ जाता है। यहाँ पे बागौर में यह आर्थिक स्थिरता और समृद्धि का संकेत देता है। छिद्रित पत्थरों का उपयोग खुदाई वाले छड़ों के भार के रूप में किया जाता था। प्रारंभिक कृषि पद्धतियों का महत्वपूर्ण संकेत है। चरण 3 की बात करते हैं 600 से 200 ईस्वी में। तो इस समय शिकार में और अधिक गिरावट आई। जानवरों की हड्डी और माइक्रोलिथ औजारों की संख्या कम हो गई। कृषि मुख्य जीविका का साधन बन गई। तो देखो बागौर को 3 स्टेज में क्या देखा, ट्रांजिशन के रूप में देखा, देखा कि नहीं देखा? तकनीकी विकास, सांस्कृतिक विकास। तो इस टाइम पे लोहे के औजारों का प्रयोग आरंभ हुआ। अब देखो लोहे के औजारों का कब बात कर रहे हैं, ये बहुत समय की बात कर रहे हैं। ये आपको आएगा महा 600 ईस्वी के आसपास की। 200 से कब की बात कर रहे हैं? इस टाइम की। इस थर्ड स्टेज कहाँ पे था ये आपका? 600 ईस्वी की बात की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? 600 से 200 ईस्वी की बात, ये मत बोलना मध्य पाषाण काल में लोग आ गया, नहीं। 600 से 200 ईस्वी की बात कर रहे हैं। लोहे के औजारों का प्रयोग आरंभ होता है। पहिए से बने मिट्टी के बर्तन का उपयोग होता है। संरचनाओं में पक्की भट्टी, पत्थरों का उपयोग होता है। स्थायी और विकसित किसी समाज में से कब? 600 ईस्वी के आसपास। 600 से 200, जब आपका महाजनपद काल यहाँ पे चल रहा होगा, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। व्यापार और अंतःक्रिया, तो मध्य पाषाण काल का समुदाय पूरी तरह अलग थलग नहीं थे। वे पड़ोसी समूह से निरंतर संपर्क में रहते थे। सामान और तकनीकों का आदान प्रदान होता था। सराय नहर और मदद की बात करें तो ये स्थलों में व्यापार और आदान प्रदान के प्रमाण मिले हैं। उत्तरी जरूर मैदानों और विभिन्न क्षेत्र के बीच संपर्क था। पत्थर के औजारों और कच्चे माल का लंबी दूरी तक आदान प्रदान किया जाता था। यह प्रारंभिक व्यापार नेटवर्क और सामाजिक संपर्क का संकेत देता है। बात करते हैं भीमबेटका की, तो भीमबेटका कहाँ पे बेटा? मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला पे है, भोपाल के रायसेन जिले में। ये प्राकृतिक संसाधन संबंधित क्षेत्र है। यहाँ पे कॉटेज पत्थर और खाद्य पदार्थों की, खाद्य पौधों की प्रचुर उपलब्धता थी। इसी कारण से प्राग ऐतिहासिक मानव यहाँ पे निवास करने के लिए आदर्श स्थान मानता था। उत्खनन की बात करें तो भीमबेटका उत्खनन वीएस वाकरकर और वीएन मिश्रा, वीएस वाकरकर और वीएन मिश्रा, विष्णु वाकरकर, ठीक ना? यहाँ से निम्न पुरापाषाण काल से लेकर प्रारंभिक ऐतिहासिक काल तक की कलाकृतियां प्राप्त हुई है। यह स्थल शैलचित्र और मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की चित्रकला की बात करें तो चित्र जंगली जानवर, भीमबेटका के चित्रों में अनेक प्रकार के जंगली जानवर दर्शाए गए हैं। इनमें इनमें बैल, गौर, भैंस, नीलगाय, काला हिरण, बारहसिंगा शामिल है। सांबर, चीतल, गांती, गैंडा, बाघ, तेंदुए भी मिलते हैं। लकड़बग्गा, भेड़िया, शार, लोमड़ी, बंदर, चूहे भी मिलते हैं। ये सभी चित्र यहाँ मिलते हैं। गतिशील चित्र, जानवरों को विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया गया है। उठे बैठे, खड़े, चलते हुए, दौड़ते हुए चित्र। चित्रों में यथार्थवाद और जीवंतता पर विशेष ध्यान दिया गया है। यथार्थवाद और जीवंतता पर विशेष ध्यान दिया गया है। कुछ चित्र व्यक्तिगत हैं जबकि कुछ समूह में बनाए गए हैं। शिकार के दृश्य की बात करें तो चित्रों में मनुष्य को शिकार करते हुए दिखाया गया है। ये भाले, लाठी, धनुष बाण, जाल और फंदों का उपयोग करते दिखाई दे गए। यह मध्य पाषाणकालीन जीवन शिकार की महत्ता को दर्शाता है। संग्रह की गतिविधियां, तो चित्रों में मछली पकड़ने और खाद्य संग्रह की गतिविधियां दिखाई गई हैं। मनुष्य को चूहे, कंद, जड़ें खोदते हुए दर्शाया गया है। शायद इकट्ठा करते हुए भी चित्र बनाए गए हैं। छोटे जानवरों को बैग और टोकरियों में ले जाते हुए दिखाया गया है। पवित्र पशु की बात करें तो कुछ पशुओं को विशेष महत्व का और विशेष धार्मिक महत्व के साथ चित्रित किया गया है। जंगली सुअरों को अनेक चित्रों में बार बार दिखाई गया है। इन चित्रों से श्रद्धा और पवित्रता की भावना के संकेत मिलते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जहां से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा बनते हैं कि मेन स्थल कौन कौन से महत्व मध्य पाषाणकालीन। तो भीमबेटका की बात करें कहाँ पे है? यूनेस्को की विश्व धरोहर है। यहाँ पे चित्र मिलते हैं आपको, ठीक है ना? ठीक है, खोज किसने? वीएस वाकड़कर ने की थी और वीएन मिश्रा ने की थी, ठीक है। बागौर राजस्थान में आपका, बागौर कहाँ पे? राजस्थान में। सबसे बड़े मध्य पाषाण स्थलों में से है। यहाँ से पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, पशु की हड्डियां मिलती हैं। एक खोजें शिकार संग्रह के स्थायी जीवन के संक्रमण को दर्शाती है। लंगनाज गुजरात सूक्ष्म पाषाण औजारों, पशुओं की हड्डियों के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ से मिट्टी के बर्तन के पुराण मिलते हैं। ये अर्धगतिहीन जीवन शैली और कृषि की शुरुआत का संकेत देते हैं। सरनाहर कहाँ पे बेटा? उत्तर प्रदेश में। मानव स्वाधीन प्राप्त होता है। पत्थर के औजार, पशुओं की हड्डियां प्राप्त होती है। ये लंबी दूर की व्यापारी और अंतक्रिया का संकेत देते हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश की बात करूं तो अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य पाषाण काल और सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। पशुपालन की जानकारी मिलती है। चौपानी मांडू बेलंगाटी की बात करें तो स्थल शिकार से कृषि की ओर संक्रमण देता है। यहाँ से जंगली चावल और मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं। कीमनहाली कर्नाटक में है। यहाँ से औजार पाए गए हैं। लंबाई 1 से 5 मीटर पाई गई है। एक सूक्ष्म आचार तकनीक के उत्कृष्ट उदाहरण है। रैनीगुंटा आंध्र प्रदेश में है। रैनीगुंटा आंध्र प्रदेश में है, ठीक ना। ये मनहल्ली कहाँ पे? आपका कर्नाटक में। चौपानी मांडू बेलंगाटी यूपी। आदमगढ़ मध्य प्रदेश। सरायनार यूपी। लंगनाज गुजरात। बागोर राजस्थान। भीमबेटका मध्य प्रदेश, है ना। और आपका मायादा उद्वीप कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। यहाँ पे ऑक्सबो लेक के निकट स्थल है। यहाँ पे युगल समाधान मिला है मायादा से। सामाजिक धार्मिक परंपरा को जुड़ता दर्शाता है। पेसरा बिहार में, जो से माइक्रोलिथ औजार के पर्ण में है। पेसरा कहाँ पे? बिहार में है, ठीक है ना। लेखिया आपका यूपी में है। लेखिया कहाँ पे बेटा? आपका यूपी में है। जैसे 2000 औजारों के लिए विस्तारित अंत्येष्टि के प्राण मिलते हैं। दफन संस्कार और सामाजिक मान्यताओं की आपको जानकारी मिलती है। कहाँ से? लेखिया उत्तर प्रदेश से। इस प्रकार से आपका मध्य पाषाण काल समाप्त होता है। थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए। और मुझे आपसे जो बात मैंने शुरुआत में कही थी आपसे, क्लास की शुरुआत में जो बात मैंने आपसे कही थी, क्या कहा था कि याद रखना कि ये क्लास आपके लिए विशेष रहेगी। और आपने आज तक मध्य पाषाण काल इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा कि कंटेंट भी इतना आसान भाषा बनाया गया है कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और वो बात सत्य भी हुई होगी यदि आप लास्ट तक बैठे हो तो। और हुई तो अगर कमेंट देना कि हाँ सर कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है, कुछ तो एग्जाम लेवल का है। क्योंकि कंटेंट जो बनाया गया है पीवाईक्यू लेवल से बनाया गया है। क्या? पीवाईक्यू बेस बनाया गया है। पीवाईक्यू से कंटेंट बनाया गया है। ऐसा वैसा कंटेंट नहीं है, ठीक है ना। इस बात को कह रहे हैं बहुत शानदार कंटेंट है। क्लास को कंटिन्यू करें, जब तक क्लास चले देखते हैं, मौका लेते जाए, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सबको भेजो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। और प्रैक्टिस के लिए खुद से प्रैक्टिस करो बेटा। यूट्यूब पर प्रैक्टिस करके अपना टाइम बर्बाद मत किया करो।